हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक मृत्यु संकेत। अपनी बेशुमार दौलत और व्यापार कुशलता के कारण ही सेठ दौलत राम को विकास नगर के राजमहल में नगर सेठ की उपाधि प्राप्त थी और यह उपाधि सदा कायम रहे। सेठ दौलत राम अपने 3 पुत्रों के साथ सदा इसी प्रयास में लगे रहते थे। नगर सेठ का ज्येष्ठ पुत्र अभय, ये घोड़े बहुत कीमती हैं, इन्हें बेचकर अच्छा लाभ होगा। पिताश्री इन घोड़ों को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। उस सुनसान क्षेत्र में किसी स्त्री के रोने की आवाज़ ने अभय को चौंकाया और उस समय तो वो उछल ही पड़ा जब उसे दिखाई दी रोने वाली स्त्री की सूरत। ये तो दादी माँ हैं, जिन्हें स्वर्गवासी हुए काफ़ी समय हो गया है। ये यहाँ कैसे मौजूद हैं और उनके सामने पड़ा हुआ बुरी तरह लहूलुहान शव किसका है, जिसकी छाती पीट कर वे रुदन कर रही हैं। उन्हीं से पूछता हूँ। अभय ने जब बुढ़िया से प्रश्न किया तो ये तेरा शव है अभय, अश्वों के खुरों से कुचला हुआ। मेरा शव? लेकिन अभय के कंठ से निकले भयभीत स्वर पूरे भी नहीं हो पाए थे कि उसकी आंखों के सामने मौजूद था एक और हैरत अंगेज दृश्य। ओ नहीं! देखते देखते उसकी दादी माँ व उसका शव धुएं में परिवर्तित हो गए। भय व आतंक की पराकाष्ठा उसकी आंखों के साथ साथ उसके चेहरे पर भी नजर आने लगी। मुझे इन अश्वों के साथ शीघ्र ही राजधानी पहुंचना होगा। ओह, ये अश्वों को क्या हुआ? ये एकाएक हिनहाने क्यों लगे? ओ नहीं, नहीं। एकाएक बेधक उठे उन घोड़ों से बच नहीं पाया अभय। बेलगाम घोड़े रौंदते चले गए उसे और साथ ही रौंदते चले गए उसके प्राणों को। नगर सेठ का पुत्र घोड़े के पांव तले कुचल कर मारा जा चुका था। पूरे विकास नगर के लिए यह गहरे शोक का विषय था। मुझे आपके ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु का अपार दुख है दौलत राम जी। ईश्वर आपको ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। नगर सेठ दौलत राम का दुख से और उसके छोटे भाई नगर प्रमुख चंडी सिंह का क्रोध से हाल बेहाल था। अभय की मौत का जिम्मेदार जो भी है, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। काट कर फेंक दूंगा मैं उसे। शांत नगर प्रमुख जी, आपसे पहले उस दुष्ट की गर्दन भोकाल के हाथ में होगी। नहीं महाबली, आप और चाचा जी मिलकर भी ना तो बड़े भैया के हत्यारे का कुछ बिगाड़ सकते और ना ही मेरे हत्यारे का, क्योंकि जो बड़े भैया अभय के साथ हुआ वह भी विधि का विधान था और जो मेरे साथ होगा वह भी विधि का विधान होगा, क्योंकि बड़े भैया की तरह मैंने भी देख लिया है। मृत्यु संकेत। लेखक संजय गुप्ता, संपादक मनीष गुप्ता, चित्रांकन कदम स्टूडियो। सभी ने अटकती महसूस की थी अपनी सांसें। ये तू क्या कह रहा है विजय? मैं सही कह रहा हूँ पिताजी। अभय भैया ने अपनी मृत्यु का जो संकेत देखा था, उनकी मृत्यु ठीक उसी तरह हुई है। अब मेरी बारी है और उसका प्रमाण है ये क्या है? गौर से देखिए महाबली, ये मेरा पुतला है जिसके सीने में धंसा हुआ है भाला। इसे मुझे मेरे स्वर्गीय परदादी की आत्मा ने दिया है, यानी तुम्हारे परिवार की वैंसी। मतलब वैंसी वे आत्मा है जो मृत्यु संकेत देती हैं। तुम्हें दिखी और उसने तुम्हें यह पुतला दिया? हाँ, और ऐसी वैंसी दिखने का अर्थ विकास नगर का बच्चा बच्चा जानता है। वैंसी जिसे दिखी 7 दिन के अंदर अंदर उसकी मृत्यु निश्चित है, ठीक उसी तरह जिस तरह वैंसी इशारा करे। और मेरे लिए वैंसी का इशारा है कि मैं भाले के द्वारा ही शीघ्र ही काल के काल में जाने वाला हूँ। बकवास, मैं नहीं मानता इन सब बातों को। अभय की मृत्यु एक संयोग हो सकती है। ऐसी मिथ्या बातों को तूल देकर अपने परिवार के दुखों को और अधिक मत बढ़ाओ। कुछ भी हो, हम इस बात को हल्के ढंग से नहीं ले सकते, इसलिए मैं तुम्हारे इर्द गिर्द सुरक्षा कर्मियों का जाल बिछा देता हूँ। वे तुम्हारी सुरक्षा तो करेंगे ही, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि कुछ दिनों तक भाले की परछाइयाँ भी तुम तक ना पहुँच सके। अंधविश्वासी, मिथक बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेने वाले। भोकाल ने जिसे नहीं माना था वह बात मिथ्या नहीं थी और इसका पता उसे शीघ्र ही लगने वाला था। इस बावड़ी को आप चारों तरफ से घेर लो। रोज की बात इसमें तैराकी करके हम शीघ्र ही लौट आएंगे। शीघ्र ही वापस लौटने के लिए बावड़ी में कूदने वाला नगर सेठ का मंझेला पुत्र विजय क्या जानता था कि आज बावड़ी के पानी में कूद कर वह वापस नहीं लौटने वाला था, क्योंकि बावड़ी के पानी में मौजूद थी उसकी मौत। छपाक! उस भाले के रूप में जो तेजी से नीचे कूदने वाले विजय के दिल को चीरता आर पार निकल गया। सुरक्षा कर्मियों के रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था वह, और नगर सेठ के परिजनों के हृदय को फाड़ देने वाला। नहीं विजय, मेरे बच्चे!
नगर सेठ के इस दुख में भी शामिल हुआ भोकाल। मेरे परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है महाबली। कहीं अब काल मेरे तीसरे पुत्र अज्ञे को शिकार न बना ले। कुछ कीजिए महाबली, मेरे वंश का नाश होने से बचाइए। धीरज रखिए दौलत राम जी, आपके तीसरे पुत्र अज्ञे को कुछ नहीं होगा। मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। जैसे साया शरीर के साथ रहता है वैसे ही भोकाल नगर सेठ के तीसरे पुत्र अज्ञे के साथ रहने लगा। लेकिन वह उस विस्मयकारी दुर्घटना को नहीं रोक पाया। ओह, चुड़ैल की तरह ठहाका लगाती वह स्त्री कौन है? उसकी सूरत तो मेरी स्वर्गवासी छोटी बहन से मिल रही है, लेकिन वह कर क्या रही है? आतंकित अज्ञे तुरंत ही उस युवती तक पहुंचा। हा 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 हा। रुकिए, ये आप क्या कर रही हैं? किसके सीने को तलवार से चाक कर रही हैं? उत्तर में वह वहशियों की बात ही ठहाका लगाती हुई बोली, आंखें खोल और गौर से देख, ये तेरा ही शव है और ये है तेरी ही तलवार। अवाक अगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वह वैंसी व अगे का शव गाढ़े धुएं में परिवर्तित होता चला गया। हा 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 हा। पसीने से लथपथ अगे भोकाल की तरफ पलटा। वह मेरा मृत्यु संकेत था बाहुबली। अपने भाइयों की तरह मैं भी मरने वाला हूँ। धीरज मत खो अगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं वचन देता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। भोकाल अगे को रक्षा का वचन दे चुका था और अपनी सुरक्षा में वह कोई कोताही नहीं छोड़ना चाहता था। अगे की इस तलवार को संभाल कर रख दीजिए श्रीमान, मैं इसे अपनी विशेष तिजोरी में रख देता हूँ। लेकिन तुम्हारा इस तलवार का आगे से दूर करना यह सिद्ध करता है कि अंततः वैंसी वाली बात पर तुम्हें विश्वास हो ही गया। नहीं, मैं अभी भी उसे मिथ्या और अंधविश्वास ही मानता हूँ, परंतु फिर भी मैं सुरक्षा के हर द्वार को मजबूत कर देना चाहता हूँ। अब आप निश्चिंत होकर सो जाइए, क्योंकि आपके पुत्र की सुरक्षा के लिए रात भर जागेगा भोकाल। सुरक्षा की एक बड़ी दीवार के रूप में भोकाल नगर सेठ की हवेली के बाहर मौजूद था, पूरी तरह चौकस, हर संकट से निपटने के लिए तैयार। उसके प्राणों की रक्षा के लिए जिसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी, हर आवाज़ पर चौंक उठता था वह, हर आहट उछाल देती थी उसे। कौन है? वैंसी? लेकिन ये यहाँ कैसे और क्या करने आई है? ओह, ये तो मुझे अपने पीछे आने का इशारा कर रही है। कहाँ ले जाना चाहती है ये मुझे, और मैं इसके पीछे जाऊँ या नहीं? विचित्र स्थिति में फंस गया था आगे, जबकि ठीक उसी समय बाहर आगे की चिंता ने मेरी नींद भगा दी है। एक बार उसे देख लूँ, फिर चैन से सोऊंगा। दरवाजे को ढकेल कर नगर सेठ दौलत राम जैसे ही कक्ष में पहुंचे स्तब्ध रह गए। आगे तो कक्ष में नहीं है, कहाँ गया वह? अज्ञात आशंका से उनका हृदय कांप उठा। कंठ से निकल गई वह चीख, नहीं, जिसे सुनकर सबसे पहले वहां पहुंचा भोकाल। क्या हुआ? आगे आगे अपने कक्ष से गायब है महाबली। कहाँ गया वह? हवेली से बाहर निकलने के हर रास्ते पर मेरी और सुरक्षा कर्मियों की आंखें लगी हैं। किसी रास्ते से वह बाहर निकल गया हो तो इसका प्रश्न ही नहीं उठता। तुमने ठीक कहा महाबली, निश्चय ही आगे हवेली से बाहर उन रास्तों से नहीं, इस रास्ते से गया है। गुप्त रास्ता? हमारी हवेली के हर कक्ष में ऐसा ही गुप्त रास्ता है जो हवेली से काफ़ी दूर जाकर निकलता है। आगे इसी रास्ते से गया है, लेकिन कहाँ, ये बात तभी पता चल सकेगी जब हम उसे ढूंढ लेंगे। तीर की भांति उस रास्ते पर भाग खड़ा हुआ भोकाल जल्द ही उस जगह बाहर निकला जहां सामने मौजूद था वह आश्चर्य, जिसका नाम था काला महल। ओह, आगे के पांव के निशान बता रहे हैं कि वह किसी का पीछा करता हुआ काला महल में गया है। परंतु क्यों? जिस काला महल की तरफ मुंह करके सोने में भी लोग भैंसे काप काप उठते हैं, उसमें आगे क्या करने गया है? मेरा पुत्र आगे वहां स्वयं नहीं गया महाबली। उसकी मृत्यु उसे वहां खींच कर ले गई है। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो सत्य है, मेरा पुत्र अब जीवित नहीं है महाबली। काला महल में बुलाकर मृत्यु ने उसे अपने जबड़े में जकड़ लिया है। ओह! इससे ज़्यादा कुछ ना बोल पाए नगर सेठ, अपना दिल थाम कर बैठ गए भी। भोकाल ने उन्हें तुरंत ही संभाला। धीरज रखिए श्रीमान, आगे का काला महल में जाने का ये अर्थ नहीं कि काल ने उसे अपने ग्रास बना लिया हो। संभालिए स्वयं को, ताकि मैं उसकी खोज में काला महल में अंदर जा सकूं। नगर सेठ को सांत्वना देकर भोकाल ने अपने कदम तेजी से काला महल की तरफ बढ़ा दिए। सुना है राजा विकास मोहन ने इस महल का निर्माण इसलिए करवाया था कि वे इसी को राजमहल बनाएंगे। रात दिन सैकड़ों मजदूर लगवाकर राजा इसे बनवा रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन न जाने क्या हुआ कि राजा ने इसका निर्माण कार्य बंद करवा दिया। फिर तरह तरह की अटकलें लगने लगीं और अच्छा खासा महल खंडहर में बदलने लगा, और तब से इसका नाम पड़ गया काला महल। अत्यंत विशाल और मजबूत है इसका मुख्य द्वार। यह द्वार तभी खुलेगा जब मैं अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा। उफ, ये क्या, मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और यह द्वार टस से मस नहीं हुआ। इसे हाथियों की सहायता से ही खोला जा सकता है। अब मैं इसे खोलने के लिए हाथी तो ला नहीं सकता, इसलिए हाथियों जैसी शक्ति पाने के लिए मुझे पुकारना होगा। भो अरे चर
भोकाल बोलने के लिए खुला, भोकाल का मुंह खुला का खुला तो रह ही गया। साथ ही आश्चर्य की पराकाष्ठा से आंखें भी खुलती चली गईं, क्योंकि जिस द्वार को कई हाथियों के बल से खुलना था, वह हवा के एक झोंके से खुलता चला गया था। अभी भोकाल का मस्तिष्क आश्चर्य के संसार की गलियों में भटक ही रहा था कि उसे एक और हैरत अंगेज दृश्य दिखाई दिया, उन शब्दों के रूप में जो सामने की दीवार पर स्वयं ही प्रकट हो कर एक वाक्य बना रहे थे। काला महल में तुम्हारा स्वागत है महाबली भोकाल। भोकाल की आंखें जरूर उन स्तब्ध कर देने वाले शब्दों पर लगी थी, लेकिन उसका मस्तिष्क अपना काम कर रहा था। उन शब्दों का सामने दीवार पर प्रकट होने का एक ही तात्पर्य है कि यहाँ अवश्य कोई ना कोई रहता है, लेकिन कौन? भोकाल के मस्तिष्क में जो प्रश्न घुमड़ रहे थे, उन्हीं का उत्तर देने के लिए मानो गूंजी वह आवाज, हैरान ना हो महाबली भोकाल, इस महल में रहने वालों की संख्या एक दो में नहीं बल्कि सैकड़ों में है। विकास नगर में वास करने वाले हर व्यक्ति के पूर्वज और उनके शुभ चिंतकों का निवास स्थान है यह काला महल। असीम क्षमताएं हमारे पास, जिनके बल पर हम भूत भविष्य और वर्तमान में झांक सकते हैं और किसी के भी विषय में कोई भी घोषणा कर सकते हैं। ओह, तो तुम्हारे कारण ही मनुष्य को दिखता है मृत्यु संकेत, लेकिन यह धर्म संगत नहीं है। किसी को मृत्यु से पूर्व बता देना कि वह मरने वाला है, ऐसा करके तुम उसे मृत्यु से पहले ही मार देते हो। अगर आप पूर्वज हो तो अपने अग्रज की रक्षा कीजिए, उसे मृत्यु से बचाने का उपाय बताइए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सिर्फ शांत रहिए। जीवित व्यक्तियों के जीवन में हस्तक्षेप करके उथल पुथल मत मचाइए। हमारे हस्तक्षेप से मनुष्य के संसार में उथल पुथल मचती है ये तो हमें पता नहीं, परंतु तुम्हारे यहाँ आगमन से हमारे संसार में उथल पुथल अवश्य मची है भोकाल। इसलिए यहाँ प्रवेश करते ही हमने तुम्हारा स्वागत किया था, ताकि तुम्हें मृत्यु देकर हम तुम्हारी आत्मा को भी अपने संसार में बुला लें। कड़ाक हा 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 हा। उस ठहाके के साथ ही वहां के सन्नाटे में गूंजी एक और आवाज, और वह आवाज थी उस भारी खंबे के टूटने की जिसके ठीक नीचे खड़ा था कड़ाक भोकाल। और उस खंबे के नीचे दबकर भोकाल की चटनी बन जानी थी अगर उसके सिर में मौजूद ना होता तीक्ष्ण मस्तिष्क और मस्तक पर मौजूद ना होता प्रहारा। भड़ाक। उफ, अगर ठीक समय पर मैंने प्रहारा का प्रयोग करके उस खंबे को खंड खंड करने का निर्णय न लिया होता तो मेरा बचना मुश्किल था। अब क्रोध से चिंगाड़ उठा भोकाल। क्रोध, ईर्ष्या और प्रतिशोध की भावना रखने वाली शक्तियां पुण्य आत्माएं कदापि नहीं हो सकती। तुम जो भी हो पाप शक्ति हो, और कोई भी पाप शक्ति भोकाल को उसका उद्देश्य पूर्ण करने से नहीं रोक सकती। मैं यहां नगर सेठ के पुत्र को लेने आया हूं और लेकर ही जाऊंगा। ओह, ये क्या हो रहा है? ये जमीन को फाड़कर क्या निकल रहे हैं? शव। इस काले महल में दफन शव हैं ये, जो तुझे भी शव बनाने आए हैं। ओह, भोकाल को ना समझने का मौका मिला और ना संभलने का। उफ, ये शव तो जोक की भांति मेरे शरीर से चिपट गए और ये तो मेरा मांस नोचने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें अपने शरीर से दूर हटाना होगा। भोकाल ने अपनी शक्ति तो लगाई, लेकिन कुछ ही शवों पर उसका असर हुआ। ओह, अपनी शक्ति से मैं मात्र कुछ ही शवों को अपने से दूर छटक पाया। मेरे मांस को नोचने का प्रयास करने वाले शवों की संख्या अभी भी इतनी है कि वो मुझे हड्डियों का ढांचा बना दें। इसलिए अगर स्वयं को इनसे बचाना है तो मुझे पुकारना ही होगा। भोकाल! अब प्रलय का दूध बना नजर आया भोकाल। महागुरु भोकाल की जिस शक्ति ने बड़ी बड़ी शक्तियों को पानी पिलाया है, उस शक्ति के सामने इनकी क्या बिसात है, जो पहले से ही मरे हुए हैं। गाजर मूली की तरह शवों को काट कर बिछा दिया भोकाल ने, और अभी उसने चैन की सांस भी नहीं ली थी कि उसके कानों में तीर की तरह प्रवेश करती चली गई वह चीख। यह चीख तो नगर सेठ के पुत्र अगे की है, जो उस कक्ष से आई है जिसमें है घुप अंधेरा। विद्युत की तेजी को मात करता भोकाल जिस कक्ष की तरफ भागा था उसमें अंधेरा तो जरूर था, मगर इतना नहीं कि भोकाल को सामने पड़ी नगर सेठ के पुत्र की लाश न दिखती, और न दिखती उसके सीने में धसी वह तलवार जिसे वह अच्छी तरह पहचानता था। ये तो आगे की तलवार है, ये यहाँ कैसे आई? ओह, आखिर मृत्यु संकेत सत्य साबित हुआ। अचानक भोकाल एक झटके से उठ खड़ा हुआ। कुछ क्षण पहले ही इसकी हत्या की गई है। इसका तात्पर्य हत्यारा इसी महल में है। मुझे उसे ढूंढना होगा। हत्यारे की खोज में काला महल के चप्पे चप्पे पर घूम गया भोकाल, लेकिन धूल और मिट्टी के सिवा उसके हाथ कुछ नहीं लगा। तू मूर्ख है भोकाल, जो इस महल में इसकी हत्या के कारण हत्यारे को खोज रहा है। भूल जाओ उन्हें और ये याद रख कि इसे मृत्यु संकेत मिल चुका था, इसलिए इसकी मृत्यु निश्चित थी। गूंजती हुई उस आवाज के बंद होने के साथ एक बार फिर वहां सन्नाटा छा गया। अब नगर सेठ के पुत्र की लाश लेकर लौटने के सिवा भोकाल के पास कोई चारा ना था।
काला महल के बाहर एक और आश्चर्य भोकाल की प्रतीक्षा कर रहा था। इतनी रात गए उस सरोवर के किनारे बैठी वह महिला कौन है? जिज्ञासा में डूबा आगे बढ़ा भोकाल। उस महिला के पास पहुंचते ही आश्चर्य के समुद्र में डूब गया। तुरीन, ये तो तुरीन की आत्मा है। लेकिन ये क्या कर रही है? ओ नहीं, ये तो लहू से सराबोर वस्त्र हैं। लेकिन किसके? जवाब में इन वस्त्रों को एक तरफ उछालकर फुसफुसाई तुरीन की आत्मा। तुम्हारे। छपाक! मेरे? एक झटके से ही भोकाल के मस्तिष्क में कई प्रश्न उठ खड़े हुए, लेकिन किसी का भी उत्तर देने के लिए तुरीन की आत्मा वहां नहीं रुकी। तुरीन, रुको, रुको! ओह, चली गई। लेकिन मुझे प्रश्नों के ऐसे भंवर में फंसा छोड़ गई जिनसे बाहर निकलने का मेरे पास कोई उपाय नहीं। एक क्षण, शायद उपाय है। महल की दीवार पर बने ये रेखा चित्र, जिन पर लहू सने कपड़े फेंककर तुरीन शायद मुझे कुछ कहना चाहती है। भोकाल ने चित्रों को ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फैलती चली गई। ये तो मुझसे ही संबंधित चित्र हैं। एक में मैं अखंडनाथ से दूर भाग रहा हूँ, दूसरे में मैं एक वृक्ष की टहनियों में जकड़ा हुआ हूँ, तीसरे में मैं गहरी निंद्रा में सोया हुआ हूँ और एक बर्छियों वाला हथियार मेरे ऊपर गिर रहा है, और चौथे में प्रहारा उड़ रहा है। क्या अर्थ हुआ इन रेखा चित्रों का? इनके बल पर तुरीन मुझसे क्या कहना चाहती है? निकलने के बजाय प्रश्नों के भंवर में और भी फंसता चला गया भोकाल। इस शव को नगर सेठ की हवेली पहुंचाने के पश्चात ही इस विषय में कुछ सोच विचार करूंगा। निश्चय ही भोकाल का सारा ध्यान शव की तरफ था, लेकिन वह नहीं देख सका उस उल्लू को जो अंधेरे को चीरता उसकी तरफ बढ़ा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मृत्यु संकेत के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।